ओके, गुड इवनिंग गाइस। ओके, तो हाईवे का लास्ट एक पोर्शन रह गया था, राइट, रिगार्डिंग हिल रोड्स। ओके, चलो उसको कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो हिल रोड्स में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? ओके, ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो हिल रोड में तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो हिली टेरेन किसको बोलते हैं हम लोग? यस, ये तो अभी आप लोग को पता होना चाहिए। हिली टेरेन कब बोलते हैं? यस, हिली टेरेन कब बोलते हैं हम लोग? क्रॉस स्लोप क्या होना चाहिए उसके लिए? शुड बी ग्रेटर देन 25%, राइट, 25%, या फिर अगर उससे ज्यादा बड़ा है तो दैट इज टर्म्ड एज हिली टेरेन, राइट। अगर उसका क्रॉस स्लोप, ठीक है, ओके। तो अब देखो, एक तो आपका नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स होता है, राइट। तो उसके अलावा बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, हिल रोड को क्लासीफाई किया गया है फिर 4 टाइप्स में, ठीक है, 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस में आता है आपका, पहले तो आएगा एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लास 9, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लास 5, उसके बाद आता है आपका क्लास, ओके, क्लास 3, ठीक है। तो क्लास 9 हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, क्लास 9 आपका वो वाला रास्ता है, ठीक है, विच इज 6 मीटर वाइड, ठीक है, 6 मीटर वाइड, ओके। और ये बनाया गया है, ठीक है, किसके लिए बनाया जाता है? फॉर 3 टन्स, ठीक है, 3 टन्स व्हीकल के लिए, ठीक है, मतलब अप टू 3 टन्स के लिए ये क्लास है। फिर आपका अगर क्लास 5 है तो वो आपका 4.5 मीटर वाइड होता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर अगेन 1 टन, ओके, 1 टन व्हीकल, 1 टन व्हीकल। उसके बाद जो क्लास 3 होता है, ठीक है, 4.5 मीटर से लेके, ठीक है, तो 3.65 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये होता है फॉर आपका फॉर जीप, ठीक है, मतलब कि क्लास 3 रोड बेसिकली बस, ठीक है, मतलब कि ऐसा एरिया में बनाया जाता है जहां पे सपोज आपका रोड कंस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट जीप जाने के लिए, ठीक है, 2.45 मीटर से लेके 3.65 मीटर तक बनाया जाता है, ओके। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, जो आपका देखो हिल रोड से ज्यादा कुछ आता नहीं है, टेरेन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हेयर पिन बैंड, ठीक है, हेयर पिन बैंड में न्यूमेरिकल आता है, सॉरी आई मीन एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो हेयर पिन बैंड क्या होता है? ऑफ कोर्स ये आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो हिल में अगर आपका ऐसा रोड, ठीक है, मतलब कि नियर अबाउट 180 डिग्री व्हीकल को टर्न करने पे मजबूर करता है, ठीक है, तो उसी बैंड को हम लोग बोलते हैं हेयर पिन बैंड, ठीक है। सो हेयर पिन बैंड के क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ, ओके, कुछ क्राइटेरिया है जो आप लोग को याद करना है। तो पहले तो हेयर पिन बैंड में आपका डिजाइन स्पीड कितना है, ठीक है, तो ये पूछता है, तो ये है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिनिमम रेडियस, ओके, मिनिमम रेडियस ऑफ मेन कर्व, मिनिमम रेडियस ऑफ मेन कर्व, ठीक है, ये होता है आपका 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, जो ट्रांजिशन कर्व हम लोग स्ट्रेट को सर्कुलर बनाने के लिए देते हैं, राइट। तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो आपका हेयर पिन मैन में पॉसिबल है, वो है आपका मतलब कि 15 मीटर तक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सुपर एलिवेशन पूछेंगे तो सुपर एलिवेशन इन कर्व पोर्शन कितना होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है फिर से आपका, इट इज बाउंड बाय स्नो और नॉट, ठीक है। इफ नॉट बाउंडेड बाय स्नो है तो 10%,
ठीक है, और अगर आपका वाटर कंटेंट ठीक है, यस ये भी ओके, ठीक है। अब देखो ये क्राइटेरिया से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, हेयर पिन बैन का रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि हिल रोड के लिए सुपर एलिवेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सुपर एलिवेशन इन हिली रीजियन, ठीक है। तो क्या होगा ये, सपोज मैंने लिख दिया है, सपोज ये ऑप्शन है, ओके। तो बताओ अभी कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। यस, सुपर एलिवेशन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। यस, आंसर इज 2, ठीक है। इसका देखो आंसर हमेशा 2 है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सुपर एलिवेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो देखो आपको हमेशा v²/225r का रेस्पेक्ट में टिक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एमसीक्यू में यूजुअली आपका किलोमीटर पर आवर में ही पूछा जाता है, मतलब कि एमसीक्यू आपको देखो इसी का बेसिस पे गिवन रहेगा। अब देखो v²/225 कैसे आया, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर सुपर एलिवेशन क्या था, E+F=v²/gr, लेकिन डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन के लिए हम लोग एफ को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो ई क्या होता है, ई होता है आपका 0.75 वी होल स्क्वायर बाय जी आर, राइट। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर का टर्म्स में लिखेंगे तो इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं v² बाय 225r, ठीक है। ये सेम, ये आपको प्लेन प्लेन रीजन बोलने से भी इसी में आप लोग को टिक करना है, क्योंकि जो आपका v²/127r है इसमें आपको E+F लेना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर सीधा आपको बस E का रिलेशन में पूछा गया है तो समझ जाना कि F को नेग्लेक्ट करके डिजाइन का जो फॉर्मूला का पहला स्टेप है वही पूछा गया है, दैट इज v²/225r। इनकरेक्ट पासवर्ड, let me check again. ओके, आप लोगों ने पासवर्ड मारा है कि सीधा ज्वाइन हो गया। ओके, तो पासवर्ड गलत बता रहा है कि ठीक है, ठीक है पासवर्ड, यस। कोई ग्रुप में फिर करेगा हमको ठीक है। ओके, तो पासवर्ड इज, लेट्स डू इट। कोई
मीटिंग आईडी पे पासवर्ड मांग रहे हैं, ओके वो से नहीं आ रहा है, ओके गाइस ठीक है। तो अब देखो इसके अलावा हाईवे में देखो ना कुछ बेसिक्स चीजें जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि अगर आपका स्टॉप साइन है, ठीक है, अगर स्टॉप साइन में पूछूंगा स्टॉप साइन का शेप क्या होता है, यस कोई बताओ। रेड। हाँ कलर कलर नहीं, मैं शेप पूछ रहा हूँ। सर्कल होके बीच में हेक्सागोन होता है क्या सर? ऑक्टागन होता है, राइट? ऑक्टागोन नहीं। यस ठीक है, तो इसीलिए ओके स्टॉप साइन ऑक्टागन होता है, तो इसीलिए देखो ये कोई कोई चीजें है ना जो बेसिक है, मतलब कि जैसे कि जो इन्फॉर्मेटरी साइन होता है, इन्फॉर्मेटरी साइन कौन सा शेप में होता है? रेक्टेंगल। यस शेप होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को इसकी तरह पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आगे अभी सर्कल मार के आता तो आपको सर्कल ही मिलता है फिर, ठीक है। तो इसलिए कुछ ये फिर आप आके मतलब आप अपना ही बाल नोचोगे कि ये तो रोज देखते हैं, राइट? ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ चीजों को ना थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब कि जब आप एमसीक्यूज लगाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि अभी साइन के बारे में पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। एमसीक्यू जब लगाओगे तो जो भी साइन के बारे में जो भी क्वेश्चन मिलेगा, ओके, उसको एटलीस्ट आप लोग देखो, मतलब ठीक है। ठीक है गाइस, ओके तो हाईवे में चलो इतना ही काफी है, ठीक है। तो आज मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता था सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स एक्चुअली आपका एक तो स्कोरिंग, ठीक है, ये थोड़ा स्कोरिंग वाला पार्ट है, सर ठीक है। यस ब्रिज। यस यस मैं ब्रिज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ब्रिज में एक्चुअली क्या है कि मैं मटेरियल थोड़ा प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मटेरियल आपका देखो टाइप्स ऑफ ब्रिजेस में, ठीक है, लेंथ का डायमेंशन के साथ, ठीक है। जब ये प्रिपेयर होगा तब मैं आप लोगों को ब्रिज देखो एक दिन में वो हो जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा मेजर टॉपिक्स को मैं कवर अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। होगा होगा ब्रिज भी होगा, ठीक है। ओके ठीक है, सो आज हम लोग शुरू करेंगे एक मेजर टॉपिक, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स। ओके किसी किसी का अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, ओके गेटेम तातुंग आप ज्वाइन कर लिया? गेटेम और गेटेम आप तो हो? यस ठीक है, ओके ठीक है। तो अब देखो सॉइल मैकेनिक्स में, अब देखो सबसे जो पहला बेसिक है वो आपको देखो टाइप्स ऑफ सॉइल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के ऊपर बेस्ड होके, ओके ट्रांसपोर्टेशन ओके ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ओके इसको लिखते हैं बेस्ड ऑन, ओके बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ओके सॉइल क्लासिफिकेशन, ओके सॉइल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका आएगा जैसे कि एलुवियल सॉइल, राइट? एलुवियल सॉइल क्या होता है? ये किसके वजह से फॉर्म होता है? बाय रिवर वाटर, ठीक है। एलुवियल सॉइल होगा तो आपका रिवर वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद यस वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बोलेंगे मेरीन, ओके मेरीन सॉइल, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल गया ये, राइट? सी वाटर, ओके। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा ओके एओलियन, एओलियन सॉइल, ये किसके वजह से होता है? विंड, ठीक है। ये विंड की वजह से जो भी मिट्टी बनता है वो आपका एओलियन सॉइल। देखो विंड की वजह से मतलब कि एक पत्थर होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, उसके बाद हवा जो इसको ऐसे ओके इसको लेके जाएगा, फिर दूसरा जगह में इसको डिपॉजिट करेगा। तो ऐसे डिपॉजिट होते होते क्या होगा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे आपका सॉइल का
राइट, एक किस्म का सॉइल बन जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एओलियन सॉइल। यस श्रेयांक, ओके, हाईवे फिनिश्ड, ठीक है। अभी एमसीक्यूज लगाओ बस, ठीक है। मेजर जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स था उसको तो मैंने बता दिया, ओके। तो एओलियन सॉइल ये आपका हो गया विंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल, ओके, ग्लेशियल सॉइल, ऑफ कोर्स ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है इसको, ओके, इसको ट्रांसपोर्ट करता है ग्लेशियर, ग्रेविटी। यस, ये ग्लेशियर होता है, ठीक है। ओके, तो ग्लेशियर तो मतलब कि बेसिकली ये आइस की वजह से होता है, ओके। ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलुवियल। यस गुड, कोलुवियल सॉइल, ठीक है। चलो इसको भी तब तो लिख ही लेते हैं, कोलुवियल सॉइल, ठीक है। ये होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी मतलब कि देखो क्या होगा, अलग अलग किस्म का अगर सॉइल पार्टिकल्स एक जगह में इकट्ठा होकर रहता है तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, जो आपका हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और आपका लाइटर पार्टिकल्स से ऊपर रह जाएगा। मतलब कि ऐसा लेयर्स में ये डिपॉजिट फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा हैवी, इससे ऊपर थोड़ा पतला वाला, और सबसे फाइन वाला इससे ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो कोलुवियल सॉइल कैसे बनता है ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, और ये पूछते भी है ये कोलुवियल सॉइल। तो कोलुवियल सॉइल का अगर हम लोग एग्जांपल बोलेंगे तो इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, इसका एक एग्जांपल होगा टालुस, ठीक है, टालुस करके हम लोग बोलते हैं, ओके। और यस, ग्लेशियर की वजह से एक किस्म का अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा एग्जांपल्स ग्लेशियर के लिए थोड़ा देख लो, और आपका ओके, टिल। यस, ठीक है, टिल इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। और टफ, टफ टफ नाम का भी एक सॉइल है, टफ किसके वजह से होता है, ओके, ये होता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है ना, मतलब कि ये वॉल्केनो से आता है, ठीक है। वॉल्केनो से आपका इग्नियस रॉक भी बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो फाइन पार्टिकल्स बनेगा वो बाद में आपका टफ सॉइल, ओके, टफ सॉइल का लेयर बनाएगा, ओके। और ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट आपका क्या रह गया, यस, एक किस्म का सॉइल और रह गया था, ठीक है, टफ सॉइल, ये वोल्केनो के वजह से होता है। फिर और क्या हम लोग, क्या रह गया, एक रह गया, ओके, लाकुस्ट्रेन, यस, ओके, लाकुस्ट्रेन सॉइल बताओ किसके वजह से बनता है, ये यस लेक, ठीक है, ये लेक्स के वजह से बनता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना, जब आपका रनिंग वाटर जैसे कि नदी जो मिट्टी को एक जगह से ले जाके हाई स्पीड वाला रीजन से वो लेके जाएगा, जब जैसे इसका स्पीड धीमा होगा तो आपका पार्टिकल्स क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स डिसेंड करेगा और यहाँ पे एलुवियल सॉइल बनाएगा, राइट। और लैकुस्ट्रेन सॉइल क्या होता है कि वो लेक्स में बनता है, राइट। लेक्स का जो पानी होगा वही क्या होगा, ऐसे मिट्टी को ऐसे साइड में लाके जो आपका मिट्टी बनता है, दैट इज बेसिकली योर लैकुस्ट्रेन सॉइल। यस, लेउस, लेउस क्या होता है, इज एन एग्जांपल ऑफ एओलियन सॉइल, ओके। अगर मैंने करेक्ट बोला है तो इट इज एन एओलियन सॉइल, राइट, Yes, sir. ठीक है। तो LOESS, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। एओलियन सॉइल का अगर एग्जांपल बोलेंगे, ठीक है, मैं यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, लेउस इज एन एग्जांपल ऑफ, ओके। अब ये हो गया आपका, देखो डिफरेंट, ओके, ये देखो अभी इसको मजाक में मत लेना, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जितना भी मैंने टाइप्स लिखा है ना, इसी में से एक क्वेश्चन बनता ही है। अब इसके अलावा और एक किस्म का सॉइल होता है जैसे कि आपका ऑर्गेनिक सॉइल, राइट। अगर ऑर्गेनिक सॉइल हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिक सॉइल में मतलब कि सीधा एग्जांपल्स को याद करने से ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉइल मतलब कि जो वेजिटेबल्स हम लोग, राइट, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट हम लोग फेंकते हैं तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये भी एक किस्म का एक काला काला मिट्टी बनाता है, ठीक है। जो मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, बट फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे सुइटेबल सॉइल वही होता है, राइट, मेन्यूर होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल में आप लोग को एग्जांपल्स याद करना है, जैसे कि मक, राइट, मक करके जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मक आता है। फिर आपका देखो ये आते रहेगा पीट करके जो बोलते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल है।
ठीक है, ये दोनों ही हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, वी वांट गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स। ओके, बस इन दोनों को याद कर लो, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर देखो मेरीन डिपॉजिट का अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या होगा, मर्ल। ठीक है, मर्ल करके एक सॉइल डिपॉजिट है, तो ऑफ कोर्स ये ओके कैलकेरियस होता है, ग्रीनिश कलर का, मतलब कि ये मेरीन। ठीक है, इट इज मेरीन, मेरीन डिपॉजिट। ओके, ओके गाइस, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो ओके, मैं अभी नेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो अभी आते हैं जिससे एमसीक्यू। ओके, सबसे जो फेवरेट टॉपिक एमसीक्यू आने का सॉइल मैकेनिक्स का, वो है आपका सॉइल वाटर रिलेशनशिप। मतलब कि आपका वही वाटर कंटेंट, राइट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी। ठीक है, तो उसके ऊपर देखेंगे अभी। तो सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होके आपका क्वेश्चंस बहुत आता है, तो इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग फेज डायग्राम को, ठीक है, इसके लिए देखो, मतलब देखो वॉइड रेशियो, आई गेस किसी किसी का तो ये जिस जिसका मतलब कि देखो ये वाला पार्ट स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं वॉइड रेशियो पूछूंगा, सपोज डेफिनेशन पूछ लिया, राइट, फिर आपका पोरोसिटी, ठीक है, फिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन, वाटर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एयर कंटेंट हो गया, राइट, परसेंटेज एयर, वॉइड्स, तो ये सब। ठीक है, आप लोगों को एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए। ठीक है, और जिनको इसको याद करने में मुश्किल होता है तो ऑलवेज यूज द फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम से ही हम लोग ये सारा वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर, इसको मैंने एयर करके दिखाया, वाटर, ठीक है, फिर आपका सॉलिड। चलो इधर में दिखाता हूं मैं आपका वेट। ओके, इधर में मैं दिखाऊंगा वॉल्यूम। ओके, तो ये आपका सॉलिड्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज डायग्राम के बाद टू फेज डायग्राम देखते हैं, वाटर, सॉलिड। ओके, तो वाटर, वी हैव एयर, weight of water, weight of solid, volume of water will be equal to volume of voids। आपका ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
ओके, मेरा माइक को क्या हो ओके गाइस, मेरा आवाज आ रहा है? ओके, सर आपका से नहीं आ रही है, मिलो ताहिन का से आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है सर। ओके, ठीक है। अभी आ रहा है ना? यस, हाँ। ओके, ठीक है। ओके, तो अब देखो, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है, कि एक होता है आपका थ्री फेज सिस्टम, एक होता है आपका, यस, किसने मुझे बोला था कि अगर बर्फ होगा तो क्या होगा? तो बर्फ तो पानी ही हो गया, ठीक है। तो थ्री फेज करके उसको भी लेंगे। ओके, तो अब देखो टू फेज सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो आपका हो गया, ये दोनों टू फेज सिस्टम है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और ये हो गया आपका ड्राई सॉइल, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका टू फेज सिस्टम। ओके, ओके गाइस, ठीक है, चलो अभी, ओके, यहाँ से भी ध्यान से सुनना। अब देखो आपका नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास अगर आप देखोगे तो कुछ इस किस्म से होता है, राइट? मतलब कि सॉइल पार्टिकल्स होगा और कहीं कहीं में आपका क्या होगा, खाली जगह होगा। तो ये जो खाली स्पेसेस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग बोल सकते हैं पोर्स, या फिर जो हम लोग अभी यूज करेंगे वॉइड्स, राइट, एम्प्टी स्पेसेस। तो ये खाली जगह में क्या हो सकता है, ये आपका खाली जगह में पानी भी हो सकता है, राइट, वाटर का प्रेजेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसमें हवा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे कि एक नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास जो है, डिफरेंस बिटवीन सबमर्ज एंड फुली सैचुरेटेड, ये इसमें आऊंगा, उसमें आऊंगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो जो आपका खाली जगह होता है, तो खाली जगह में आपका आइडर वाटर होगा या एयर होगा या फिर दोनों होगा। मतलब कि कोई कोई खाली जगह में पानी भरा होगा, कोई कोई खाली जगह में आपका हवा भरा होगा। तो जब हम लोग थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं, थ्री फेज सिस्टम का मतलब ये है कि आपका खाली जगह में हवा भी है, कुछ खाली जगह में हवा है, और कुछ खाली जगह में पानी है, ठीक है। तो अब देखो जो आपका टोटल खाली जगह होगा, उसी का जो खाली जगह का स्पेस कितना है हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स करके बोलते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास आपका मोस्टली थ्री फेज सिस्टम में ही रहता है, ठीक है। मतलब कि हवा भी होगा, पानी भी होगा, और सॉलिड तो होना ही पड़ेगा। अब इसी नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने तीनों को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। मतलब कि लेट्स कंसीडर कि यहां से, ओके, यहाँ से आपने एक ऐसा एक सैंपल ले लिया,
और इसी सैंपल को हम लोगों ने क्या किया, इसी सैंपल को हम लोगों ने तीनों एलिमेंट को सेपरेट कर दिया। मतलब कि एक तो बस सॉलिड्स रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये अभी डायग्राम में खाली जगह जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे खाली स्पेस है ही नहीं, क्योंकि खाली स्पेस को सेपरेटली हम लोग हवा और पानी करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसको एयर और वाटर करके दिखा रहे हैं। मतलब कि ये जो सॉलिड्स है इसमें कुछ भी स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। ठीक है, तो डायग्राम में ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने उसको बस कुछ पार्टिकल्स से दिखाया है, बट एक्चुअली ये बस सॉलिड्स ही है, ठीक है। ओके, तो अब कुछ चीजें जो अभी देखो फेज डायग्राम से हम लोग देखेंगे, अभी ध्यान से देखना। अब देखो थ्री फेज सिस्टम में देख लो, थ्री फेज सिस्टम में जब आप देखोगे तो आपका देखो वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, मतलब कि अलोंग द राइट साइड मैंने वेट को दिखाया है और लेफ्ट साइड में मैंने वॉल्यूम को दिखाया है। तो वेट ऑफ एयर क्या होगा, एयर इज ऑलवेज वेटलेस, राइट। एयर का वेट है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कि थ्री फेज सिस्टम में अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपका जो वॉइड्स है, वॉइड्स का टोटल वेट कितना है, तो वॉइड्स का जो टोटल वेट है वो तो बस पानी की वजह से आ रहा है, राइट। मतलब कि वेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वेट ऑफ वॉइड्स, मतलब जहां पे आपने एयर और वाटर है, तो उसमें अगर क्या होगा, अगर आप देखोगे तो बस वेट ऑफ वाटर ही बचा है, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो जीरो हो गया, ठीक है। तो वेट को तो हम लोग जीरो ले सकते हैं, बट एयर का वॉल्यूम को देखो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि एयर तो वॉल्यूम लेता है, वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ओके, तो ये हो गया आपका थ्री फेज सिस्टम। अब टू फेज सिस्टम जब बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब ये है कि आइडर आपका सॉइल मास में हवा नहीं है या फिर आपका पानी नहीं बचा, ठीक है। तो जब आपका सॉइल मास में खाली जगह में बस पानी ही होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड मतलब वही है आपका वाटर कंटेंट है, मतलब, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो थ्री फेज सिस्टम में क्या था, थ्री फेज सिस्टम में अगर मैं आपको पूछता कि वॉल्यूम ऑफ वॉइस कितना है, तब आप क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइस इज इक्वल टू Volume of air plus volume of water. यस, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये है आपका थ्री फेज सिस्टम के लिए। अगर आप देखोगे कि टू फेज सिस्टम में अगर आप देखोगे तो इस केस में फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में देखो एयर तो है ही नहीं, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ Volume of वाटर water. होगा, राइट। और अगर आप ड्राई सॉइल में देखोगे तो ड्राई सॉइल में फिर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। ड्राई सॉइल मतलब कि पानी का एक बूंद भी आपका सैंपल में नहीं बचा है, ठीक है, बस खाली जगह में बस पानी, ओके, हवा भरा हुआ है, तो दैट इज योर ड्राई सॉइल। ओके, तो अभी हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं अभी। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विथ, ओके, इसको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करके आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ओके, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो पहले आएगा आपका, चलो नंबर वन, वाटर कंटेंट, ठीक है। सो वाटर कंटेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, ठीक। और वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, यस कोई बता दो फटाफट, Weight of water by weight of soil solids. यस, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, दैट मींस वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अभी देखो अगर आप डायग्राम में देखोगे, आप कोई सा भी देख लो, ठीक है, आप थ्री फेज का इसको देख लो या फिर इसको देख लो, तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि वाटर कंटेंट कितना है, तो देखो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखो पानी का जितना वेट आपका सॉइल सैंपल में है, उसका वेट का हम लोग रेशियो लेते हैं किसके साथ, सॉलिड्स का वेट के साथ, ठीक है। तो मतलब कि बस वेट ऑफ वाटर कितना होगा आपका सॉइल मास में, उसको डिवाइड कर दो आपका वेट ऑफ सॉलिड से, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ सॉइल अलग चीज है, जब हम लोग वेट ऑफ सॉइल बोलेंगे तो उसको हम लोग सीधा W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें देखो आपका वेट ऑफ सॉइल में वेट ऑफ वाटर को भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स को भी लेना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर को भी लेना पड़ेगा, बट इस केस में क्या है, सॉलिड्स है बस, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा। ओके, तो अब इसमें देखो एमसीक्यू क्या बनता है, एमसीक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधा पूछेंगे वाटर कंटेंट होता क्या है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। अभी आपको फिर पूछ सकते हैं कि वाटर कंटेंट 100% से बड़ा हो सकता है कि नहीं,
यस, कोई बताओ, बड़ा हो सकता है कि नहीं, कि मैक्सिमम 100% हो सकता है? हो सकना चाहिए सर, यस यस हो सकना चाहिए। यस, न- गुड, ओके, नहीं, हो सकता है। हाँ बोलो। ओके, ठीक है। अब देखो, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। देखो आप पानी का वेट को क्या कर रहे हो, वेट ऑफ सॉलिड के साथ रेशियो कर रहे हो। अगर आपका कोई एक ऐसा सॉइल मास होगा जिसमें आपका पानी का वेट, पानी का जो टोटल वेट है, अगर वो वेट ऑफ सॉलिड से अगर बड़ा हो जाएगा, राइट, अगर वेट ऑफ वाटर कोई एक पर्टिकुलर, लेट्स कंसीडर, मैंने एक ऐसा सॉइल सैंपल ले लिया जिसमें वेट ऑफ वाटर आपका लेट्स कंसीडर 20 ग्राम आ गया, और आपने जो वेट ऑफ सॉलिड को लिया लेट्स कंसीडर वो 10 ग्राम आ गया, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू 20 ग्राम बाय 10 ग्राम, तो अल्टीमेटली क्या होगा 2। और इसको देखो हम लोग हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है, इसको हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो इंटू 100 करेंगे। तो मतलब कि जैसे ही मैंने इसको इंटू 100 कर दिया, तो देखो ये कितना हो गया, 200% हो गया। तो यस, वाटर कंटेंट मे बी, ओके, इट मे बी ग्रेटर देन 100% से भी वो बड़ा हो सकता है। अब इससे फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा टाइप ऑफ सॉइल में आपका वाटर कंटेंट 100% से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए एग्जांपल पता होना चाहिए, ये फिर पूछते हैं। बेंटोनाइट क्ले। यस, बेंटोनाइट, ठीक है। बेंटोनाइट का प्रेजेंस मतलब कि किसमें ज्यादा होता है, जो हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन क्ले। सॉइल, राइट। बेंटोनाइट मतलब कि ऐसे समझ लो कि एक क्ले मिनरल है जिसका प्रेजेंस ज्यादा होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, ठीक है। तो मतलब कि हाँ, बेंटोनाइट की वजह से ही है, राइट। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, बेंटोनाइट, यस बेंटोनाइट, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में देखो ये आपका 100-200% से भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, ओके, एज ए वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 100%। तो देखो हमेशा ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल देखो, अब इसमें फिर प्रॉपर्टी, चलो वो बाद में आएगा। मतलब कि अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसा किस्म का क्लेई सॉइल है, ठीक है, कीचड़ वाला मिट्टी है ये, कि इसमें अगर बारिश होगा तो ये पानी को, हर एक पार्टिकल पानी को पकड़ना शुरू कर देता है। ये पानी को इतना ज्यादा पकड़ लेगा कि इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल इतना पानी पकड़ लेता है, ठीक है, कि आपका वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही फिर से आपका क्या बोलते हैं ड्राई सीजन आ जाएगा, तो फिर से ये मतलब कि इसका श्रिंकेज फिर ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्वेलिंग और श्रिंकेज आपका बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। इसका रीजन यही है। तो ऐसा सॉइल में इसीलिए हम लोग मतलब कि आप इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि बारिश का टाइम में आपका बिल्डिंग पूरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर जैसे बारिश नहीं होगा तो फिर वो नीचे आएगा, तो आपका बिल्डिंग मतलब क्रैक्स आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फेलियर हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट के लिए ये आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है आपका वॉइड रेशियो। यस, वॉइड रेशियो, मुझे बताओ कोई वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब फिर से देखो, अगर अगर आप लोग को याद करने में मुश्किल होता है, हमेशा देखो फेज डायग्राम को रेफर करते रहो। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइड रेशियो, चलो कोई सा भी लेते हैं, चलो इसी को ले लेता हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, बस हम लोग को वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है उसका रेशियो लेना है, किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ एयर ही तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से इस केस में, राइट। तो बस इसको डिवाइड कर दो, किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसको देखो रेशियो में ही निकालते हैं, तो मतलब कि अब ये 1 से बड़ा हो सकता है कि नहीं? यस, बड़ा हो सकता है। नो, ओके, देखो ये बड़ा हो सकता है। अरे चलो आप इसी को, इसी एग्जांपल को ले लो, चलो सेकंड वाला जो मैंने दिखाया इसमें देखो। अभी अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से तो बस वॉल्यूम ऑफ वॉइस को बड़ा ही तो होना है। तो बेंटोनाइट ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में
इसमें जो पहले वॉइड्स होगा ना वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे आपका बारिश होगा तो ये पानी को पकड़ना शुरू करेगा, तो अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा वॉइड स्पेस ऐसा बना देता है, तो इसीलिए तो पानी यहाँ पे फंस जाता है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सैंपल उठा लोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो बड़ा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। क्लियर, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये बड़ा हो सकता है। ओके, तो वॉइड रेशियो में सीधा देखो आपको रिलेशन ही पूछेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि W ग्रेटर देन 100%, इसका मतलब ये नहीं है कि W हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है, मतलब ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि ये हमेशा होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, पोरोसिटी। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वॉइड रेशियो बेसिकली देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब कि एक पर्टिकुलर सॉइल मास में कितना परसेंटेज, मतलब कि कितना रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सॉलिड का प्रेजेंस के हिसाब से खाली स्पेस का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वही आपका वॉइड रेशियो है। तो पोरोसिटी, तो इसी का नाम पे ही छुपा हुआ है, पोर्स के बारे में बात हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये तो वॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो पोरोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है, और पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, इसमें सब ऐड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर है उसको भी ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको भी ऐड करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फेज डायग्राम में देखोगे तो चलो 3 फेज डायग्राम को देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड, राइट। तो चलो पहला डायग्राम को देखो, इसी को देखो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो रहा है, वो होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, बस इसका रेशियो ले रहे हैं किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के साथ, दैट मीन्स नीचे में वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तीनों को ऐड करके हम लोग ऐसे निकालते हैं, राइट। तो डिफरेंस आप लोग समझ गए कि वॉइड रेशियो में हम लोग निकालते हैं, देखो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, चलो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो देखो वॉइड रेशियो ये है और आपका पोरोसिटी ये है, तो देखो डिफरेंस बस क्या है, डिफरेंस देखो बस आपका डिनोमिनेटर में है, राइट। इसमें आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं, इसमें आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अब देखो इसको हम लोग पोरोसिटी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, तो ये भी इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब बताओ ये 100% से बड़ा हो सकता है कि नहीं, यस कोई बताओ, नहीं हो सकते सर। यस नहीं हो सकता है, ठीक है, यस गुड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, पोरोसिटी सीधा हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए रेंज हम लोग लिख सकते हैं, तो मतलब कि ये देखो हमेशा 0 से बड़ा होगा और आपका 100 से कम होगा, ये 0 नहीं हो सकता है। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 0 होने के लिए देखो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 होना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका सॉलिड्स में कुछ भी स्पेस बचा ही नहीं, लेकिन ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। सॉइल मास में आप जितना भी मेहनत कर लो, इसको कॉम्पैक्शन कर दो, इसमें कुछ तो खाली जगह रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 से ऑफ कोर्स हमेशा बड़ा ही होगा, और ये 100 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, 100 से बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है कि बताना पड़ेगा कि 100 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता है, ओके क्लियर, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 4, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यस, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, इक्वल टू 0 होने के लिए देखो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इनटू 100 है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 होना पड़ेगा, तो मतलब कि आपका खाली स्पेस रहना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन खाली स्पेस थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। 100% कॉम्पैक्शन आप कभी नहीं कर सकते हो, इसीलिए 0 भी कभी नहीं होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एस से, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन का देखो मतलब ये है कि आपका पर्टिकुलर सॉइल मास में जो आपका खाली जगह है, ठीक है, जो आपका खाली जगह है, उस खाली जगह का कितना परसेंटेज पानी ने ऑक्युपाई किया है। क्लियर? जितना आपका खाली जगह है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, उसका कितना जगह पानी ने ऑक्युपाई किया है, वही आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो इंटू 100। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमेशा फेज डायग्राम को रेफर करो जो लोग थे, ओके, जिनको इसमें ओके याद करने में तकलीफ होता है। अब मुझे कोई बताओ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से बड़ा हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। हो सकता है। यस, देखो ये नहीं हो सकता है। ओके, इसका देखो रीजन क्या है। रीजन ये है, आप वॉल्यूम ऑफ वाटर कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो पानी तो मैक्सिमम जितना खाली जगह है उतना ही हो सकता है, राइट? पानी तो ऐसा नहीं है कि आपका खाली जगह जितना है उससे भी पानी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि जितना खाली स्पेस आपका पर्टिकुलर सॉइल मास में होगा, पानी तो मैक्सिमम उसी खाली जगह को भर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपका पानी का वॉल्यूम पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा। और पानी का वॉल्यूम जब पूरा का पूरा वॉइड्स के बड़ा वॉल्यूम का बराबर हो जाता है, तो उसी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल्ली सैचुरेटेड। यस, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, आपका जितना भी खाली जगह है उसमें पूरा का पूरा पानी भर चुका है। ओके, तो इसीलिए मतलब कि ये 100% हो सकता है, राइट? जब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ओके, वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नीचे में भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों तो बराबर। तो अल्टीमेटली मतलब कि ये 100% हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए, और ये जीरो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। यस, अगर जीरो, यस डिलीट हो गया। ड्राई सॉइल के लिए जीरो। यस, गुड। ड्राई सॉइल, जब हम लोग ड्राई सॉइल बोलते हैं तो ड्राई सॉइल में क्या होता है, आपका देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ही नहीं। मतलब कि खाली जगह जितना है, खाली जगह का 1% भी आपका पानी ने ऑक्युपाई नहीं किया है। तो पानी अगर होगा ही नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा खाली जगह में बस क्या भरा हुआ है, हवा। तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, राइट? तो मतलब कि ये जीरो हो सकता है। और ये हाँ, क्या हो गया? व्हाट्सएप में भेज दो, क्या क्लास चल रहा है मेरा। ओके, म्यूट कर लो। ला ऑनलाइन है, नहीं दिखता है। ओके, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखो मिनिमम जीरो हो सकता है और मैक्सिमम 100% हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अलग क्राइटेरिया है जो आप लोगों को फिर याद करना है। ठीक है, देखो एमसीक्यू में ये दोनों पॉपुलर है, मतलब कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज आपको पूछेंगे और आपका पोरोसिटी का रेंज को पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन में आपको पूरा ऐसे बढ़िया से देंगे कि 0 लेस देन एस है। ठीक है, फिर आपको देंगे 0 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए ये है, और अगर आपका पोरोसिटी है तो ये है। ठीक है, सर वो वही रेशियो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा कैसे? यस यस, फिर से बोलो। वॉइड रेशियो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। नहीं नहीं, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, दीज आर पॉसिबिलिटीज। ओके, ये हमेशा नहीं है। ओके, वॉइड रेशियो अगर आप नॉर्मली इसका वैल्यू 1 से कम ही होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप करोगे तो 1 से बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़ा होना पड़ेगा, राइट? तो मतलब कि ये एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी सेम, ये पॉसिबल है मतलब। ओके, तो रेंज के लिए देखो आपको पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और आपका एयर कंटेंट को ही पूछते हैं। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अभी नेक्स्ट नंबर 4 हो गया, नंबर 5। ओके, नंबर 5 में आपका आएगा एयर कंटेंट। ओके, एयर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं एसी से। ठीक है, सो एयर कंटेंट इज डिनोटेड बाय एसी। ठीक है, तो एयर कंटेंट क्या होता है, इसका भी सेम लॉजिक है डिग्री ऑफ सैचुरेशन जैसा ही। खाली जगह का कितना परसेंटेज हवा ने ऑक्युपाई किया है, वही आपका एयर कंटेंट है। दैट मीन्स क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइस। यस, बस वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइस इंटू 100। ठीक है, और ये भी क्या, ये भी सेम। अगर आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा तो आपका एयर कंटेंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो एसी के लिए रेंज नहीं पूछते हैं। ठीक है, और एयर कंटेंट यूजुअली परसेंटेज में नहीं भी निकालते हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं। देखो परसेंटेज में नहीं निकालना है तो रेंज को कैसे दिखाएंगे, बस ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, परसेंटेज में दिखा दिया तो बस 100 को इंट्रोड्यूस कर दो, इंटू 100 कर दो, दैट्स इट। ओके, तो एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखो सेम चीज है। अब देखो अगर मैं आपको पूछूंगा कोई एक पर्टिकुलर सॉइल मास का डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज दैट्स कंसीडर्ड 55%, देन व्हाट इज द एयर कंटेंट? 45. यस, 45%, राइट। मतलब कि खाली जगह का, ये यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो खाली जगह का पानी अगर आपका 100% वॉल्यूम ऑफ वॉइस का जो स्पेस है, उस 100% में से वाटर अगर 55%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 55% है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका खाली जगह का 55% पानी ने ऑक्युपाई किया है। तो मतलब कि बाकी 45% क्या होना चाहिए? हवा होगा, राइट। तो मतलब कि इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि एयर कंटेंट, ओके परसेंटेज में लिखूं। ओके, मैं देखो अभी परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, चलो परसेंटेज में लिख दिया, चलो हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स एसी प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए। खाली जगह तो 100%, ये दोनों मिलके ही होगा, राइट। इसमें तो सॉलिड का बात आता ही नहीं है, क्योंकि बोथ आर डिटरमाइंड विद वॉल्यूम ऑफ वॉइस, राइट। वॉल्यूम ऑफ वॉइस का रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो व्हिच इंप्लाइज एयर कंटेंट क्या होगा? एयर कंटेंट होगा आपका 100 माइनस जितना आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा। ठीक है, तो बस 100 से उसको माइनस कर देंगे। अब एयर कंटेंट का देखो, जब क्वेश्चन आता है ना आपको, अगर मैंने बता दिया है कि लेट्स कंसीडर कि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, लेट्स कंसीडर 60%, एस का वैल्यू मैंने बता दिया, और मैंने एमसीक्यू में पूछा है कि एयर कंटेंट कितना है, तो आप क्या करोगे? AC इज इक्वल टू, सीधा आप 100 से एस को माइनस कर दिया तो कितना आएगा? ये 40%। तो एयर कंटेंट यूजुअली क्या होता है कि इसको परसेंटेज में नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा 0.4, 0.5, 0.3 ऐसा। तो ऑफ कोर्स इसको मतलब कि 100 से डिवाइड करना है, तो आंसर होगा 0.4। ठीक है, तो बस मैंने रिलेशन को परसेंटेज में दिखाया है, तो परसेंटेज को हटाना है तो बस 100 से डिवाइड कर देना। ओके, ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो आप लोग को याद करना है एयर कंटेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6, परसेंटेज एयर वॉइस। परसेंटेज एयर वॉइस, परसेंटेज एयर वॉइस, इसको डिनोट करते हैं NA से। ठीक है, अब देखो परसेंटेज एयर वॉइस और एयर कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आपका वॉइड रेशियो और पोरोसिटी ऑलमोस्ट सेम था, राइट। वॉइड रेशियो क्या था? वॉइड रेशियो था आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, पोरोसिटी क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइस बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सिमिलरली एयर कंटेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइस। तो परसेंटेज एयर वॉइस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको भी हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसको बस इंटू 100 कर देंगे। गायब हो गया तो सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो परसेंटेज एयर वॉइस। अब देखो इसमें और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोग को याद करना है। ठीक है,
ओके, परसेंटेज एयर वॉइस में देखो क्या याद करना है, वो ये है कि परसेंटेज एयर वॉइस कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग पोरोसिटी विथ एयर कंटेंट। ठीक है, एन ए दैट इज परसेंटेज एयर वॉइस इज इक्वल टू एन इंटू ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू एन इंटू ए सी। अब देखो ये कैसे हुआ, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइस बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइस, राइट। तो पोरोसिटी को परसेंटेज में निकालते हैं तो एक मैंने 100 रख दिया। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइस कैंसिल, तो डेट मीन्स क्या मिला मुझे, मुझे Na मिल गया क्योंकि Va बाई V इंटू 100 आ गया। ठीक है गाइस, सो ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आपको पूछेंगे। ठीक है, अगर मतलब कि देखो थोड़ा सा भी अगर स्टैंडर्ड मेंटेन होगा ना तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको थोड़ा ट्रिकी कर देंगे। जैसे कि आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू बताएंगे। ठीक है, आपको फिर लेट्स कंसीडर की पोरोसिटी का वैल्यू बता दिया, फिर आपको पूछेंगे कि परसेंटेज एयर वॉइस कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, सीधा अरे परसेंटेज एयर के बारे में पूछा है तो 100 से डिग्री ऑफ सैचुरेशन माइनस करके निकाल देना, उसका वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपका एयर कंटेंट करके स्पेसिफिक पूछा गया है तभी एयर कंटेंट को निकालो। अगर परसेंटेज करके टर्म लगा दिया तो समझ जाना कि आपको पहले तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन से एयर कंटेंट को निकालना है, फिर आप पोरोसिटी के साथ एसी को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा परसेंटेज एयर वॉइस। ओके गाइस, ये बताओ तो स्पीड ठीक है कि ज्यादा तेज बोल रहा हूं मैं? ठीक है सर। सर अभी का फिर से बताइए ना। ओके, अभी मैंने देखो, ओके वन एग्जांपल, ओके लेट्स, यस, ओके लेट्स कंसीडर कि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने बोल दिया, लेट्स कंसीडर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है आपका 40%। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि पोरोसिटी का जो वैल्यू है लेट्स कंसीडर वो है आपका 0.67 सपोज। ठीक है, फिर मैंने आपको पूछा है कि परसेंटेज एयर वॉइस Na कितना है, तो Na करके तो आपको नहीं पूछेंगे, आपको एमसीक्यू में पूछेंगे कि परसेंटेज, ऐसे पूरा बढ़िया से लिख देंगे एयर वॉइस कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज एयर वॉइस जैसे ही परसेंटेज करके पूछा जाएगा तो समझ जाना कि आपको Na निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, आप एयर कंटेंट को निकालोगे। तो एयर कंटेंट कैसे निकालेंगे, 100 से मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा 60%, राइट। दैट मीन्स परसेंटेज एयर वॉइस Na क्या होगा, इसको बस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जितना आपका एयर कंटेंट का वैल्यू आएगा, मतलब कि N इंटू AC कर दो बस। ठीक है, N इंटू AC करके सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे तो अभी और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बताऊंगा। ठीक है, वो तो टेबल आ जाएगा इंपॉर्टेंट रिलेशंस का। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज एयर वॉइस। तो डिफरेंस को इसलिए समझना है। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइस मतलब कि रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, एयर कंटेंट मतलब कि रेस्पेक्ट टू ओनली वॉल्यूम ऑफ वॉइस। ओके, अब आते हैं आपका यूनिट वेट। ओके, यूनिट वेट, परसेंटेज, ओके परसेंटेज वाटर कंटेंट, मतलब कि आपको वाटर कंटेंट पूछा गया है। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, जैसे कि आपका परसेंटेज एयर वॉइस है तो सेम वे में देखो, ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है जहां पे हम लोग परसेंटेज वाटर वॉइस या फिर वाटर कंटेंट ओके ऐसे निकालते हैं। वाटर कंटेंट मतलब सीधा समझ जाना, जो आपका मैंने एग्जाम्पल ओके जो पॉइंट नंबर 1 था इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, बस यही निकालना है। ठीक है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, बस एयर के लिए ये टर्मिनोलॉजी है परसेंटेज एयर वॉइस। ओके, तो अब आते हैं आपका यूनिट वेट।
ठीक है, अब देखो यूनिट वेट में, यूनिट वेट, कोई भी चीज का यूनिट वेट कितना है आप कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज का जिसका आप यूनिट वेट निकालोगे, आपको चाहिए कि इसका वेट कितना है, राइट? इसका टोटल वेट कितना है वो आपको चाहिए। तो दैट मीन्स, और उसके बाद क्या चाहिए? आपको चाहिए कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा ऑब्जेक्ट का। तो दैट मीन्स यूनिट वेट क्या है? यूनिट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना वेट है उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, राइट? यही तो आपका यूनिट वेट है। ठीक है, तो सॉइल के लिए जब हम लोग यूनिट वेट बोलते हैं, अब देखो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो सकता है आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, राइट? तो वेट किलो न्यूटन में हो सकता है। ठीक है, अगर आपका देखो ये केजी पर मीटर क्यूब में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी, राइट? डेंसिटी और यूनिट वेट देखो सेम चीज है, बट यूनिट का बस डिफरेंस है। ठीक है, जब हम लोग डेंसिटी बोलते हैं तो मतलब कि इन टर्म्स ऑफ केजी, और जब हम लोग यूनिट वेट बोलते हैं तो आइडर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, और क्या हो सकता है? ग्राम पर सीसी। यस, ओके। ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो सकता है या फिर ग्राम पर सीसी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट वेट में अभी चलो एक एक करके लिखते हैं। चलो, आपका बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं कि बल्क यूनिट वेट, ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट इसका मतलब जो आपका, ओके, नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास का जो यूनिट वेट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। ठीक है, तो नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास, तो बेसिकली नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास हमेशा कौन सा स्टेट में रहेगा? वो देखो हमेशा पार्शियली सैचुरेटेड ही रहेगा। ओके, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, तो उसका जो यूनिट वेट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। ठीक है, सो मतलब कि इसको देखो हम लोग डिनोट करते हैं गामा टी से। ठीक है, गामा टी, बल्क यूनिट वेट को डिनोट करते हैं गामा टी से, और गामा टी क्या होगा? गामा टी होगा वेट ऑफ, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आप क्या करोगे? एक पर्टिकुलर सॉइल मास है, आप इसका टोटल वेट कितना है ये आपको निकालना है, और साथ ही साथ इसका टोटल वॉल्यूम कितना है ये आपको चाहिए, राइट? तो मतलब कि इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो देखो ये सब चीजें लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थ्री फेज सिस्टम में देखोगे, बल्क यूनिट वेट मतलब कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, दैट मींस कौन सा सॉइल? थ्री फेज सिस्टम वाला सॉइल। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या है? मतलब कि पानी है बट वो फुल्ली पानी से भरा नहीं है। ठीक है, थोड़ा हवा भी उसमें प्रेजेंट है। तो बस आपको क्या करना है, एक कॉलम में जो आपका टोटल वॉल्यूम है ये आपको लेना है, और ये टोटल वेट कितना है। ठीक है, सो दैट मीन्स टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट होगा आपका वेट ऑफ एयर, तो हो गया 0, तो बस बचा क्या? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट, यस, यस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल और आपका बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल एक्चुअली सेम चीज होता है। ठीक है, इसलिए आपका न्यूमेरिकल में भी क्या होता है कि कभी कभी बल्क यूनिट वेट करके मेंशन नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कैसे देते हैं? क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज दिस मच, उसके बाद फिर बोलेंगे कि एंड द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज दिस मच, तो मतलब कि यही वाला आपका बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल ही है। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट करके नहीं बोलते, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मतलब कि बल्क यूनिट वेट, दैट मींस नेचुरली ऑकरिंग सॉइल। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर बी, आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं गामा सेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट। गामा सेट क्या होता है? इसका देखो सबका डेफिनेशन के हिसाब से जो भी है ना, मीनिंग सेम है, बस आपको टोटल वेट को डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम से। सो अगर आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाल रहे हो, दैट मींस सॉइल कौन सा स्टेट में है? सैचुरेटेड,
मतलब कि वो कौन सा स्टेट में है, टू फेज, राइट, हवा है ही नहीं, खाली जगह में पूरा का पूरा पानी भर चुका है, ठीक है। तो मतलब कि सैचुरेटेड वेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ W सेट करके। तो W सेट क्या होगा, मतलब कि वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर तो है ही नहीं क्योंकि पूरा खाली जगह में आपका पानी भर चुका है। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट इसको डिनोट करते हैं गामा डी से, ठीक है, गामा डी, ड्राई यूनिट वेट। सेम है ये, पानी के जगह में बस इस बार क्या भरा होगा, एयर। सो ड्राई यूनिट वेट गामा डी क्या होगा, ड्राई जो वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो ड्राई वेट क्या होगा, हवा का तो वेट है नहीं, तो बस बचा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन हो गया आपका ड्राई यूनिट वेट। उसके बाद फिर और क्या रह गया, यूनिट वेट ऑफ, ओके चलो इसको बोल ही देते हैं अभी, सैचुरेटेड बोल दिया, ये बोल दिया, ओके। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं गामा डैश या फिर गामा सब, ठीक है गाइस। अब ये वाला पार्ट देखो, सबमर्ज यूनिट वेट, इसका मतलब आपका सॉइल मास क्या है, वो सबमर्ज स्टेट में है, ठीक है। अभी देखो मैं लास्ट बार ये आप लोगों को बताऊंगा अभी, ओके। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखो लेट्स कंसीडर कि आपका ये नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास है, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास है तो मतलब कि एयर होगा, वाटर होगा, राइट, सॉलिड भी होगा। अब देखो आपने क्या किया, आपका ये कंटेनर में आपने अपना सैंपल को ले लिया और आपने अभी यहाँ पे क्या किया कि लेट्स कंसीडर आपने यहाँ पे पानी डालना शुरू कर दिया और पानी आप डालते गए, मतलब कि आप पानी इतना डाल दिया कि जितना भी एयर था ना वो एक्सपेल हो गया, एयर निकल गया और एयर के जगह में क्या आ गया, यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भर गया। तो मतलब कि अभी आप जो यूनिट वेट निकालोगे वो कौन सा होगा, गामा सेट, राइट। तो आई रिपीट, मतलब कि पहले आप सैंपल लिया और सैंपल में आपने पहले देखा कि एयर भी है, वाटर भी है, और उसका जब आप यूनिट वेट निकालोगे तो वो क्या होगा, गामा टी, बल्क यूनिट वेट। उसके बाद आपने पानी इतना डाल दिया कि पूरा का पूरा हवा निकल गया और बस पानी रह गया, तो आपको क्या मिलेगा, गामा सेट, राइट। उसके बाद लेट्स कंसीडर कि आपने इसको पूरा सुखा दिया, अगर आपने पूरा सुखा दिया तो आपको क्या मिलेगा, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो अभी देखो, ओके गाइस, अभी ध्यान से सुनना। अब देखो ये तो हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग फेजेस को ऐसे अलग अलग से दिखाते हैं, राइट। लेकिन नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास कौन सा कैसे होता है, देखो नेचुरली ऑकरिंग सॉइल मास का कुछ ऐसा होता है कि उनका अपना स्ट्रक्चर होता है, राइट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि वो क्या करेगा कि कोई कोई खाली जगह में हवा होगा, कोई कोई खाली जगह में पानी होगा, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो अब देखो आपने पानी डालना शुरू किया, मतलब कि आपने हवा को निकालना शुरू कर दिया, तो पानी हवा को रिप्लेस करते गया करते गया करते गया, और जितना भी खाली जगह था, ठीक है, आपका जो कंटेनर में जो आपने सैंपल लिया था, क्या होगा, अभी पानी जैसे ही आपका पूरा का पूरा खाली जगह में भर गया, मतलब कि खाली जगह तो और बचा ही नहीं। अभी सॉइल मास कौन सा स्टेट में है, फुल्ली सैचुरेटेड है कि नहीं है, फुल्ली सैचुरेटेड है, राइट। इसके बाद भी आप कंटिन्यू पानी डाल ही रहे हो, तो अब क्या होगा, now the water will start to replace the soil particles, ठीक है। तो मतलब कि पानी अगर आपने खाली जगह से भी ज्यादा भर दिया तो ऑफ कोर्स मतलब कि अभी पानी के जाने के लिए पानी का जगह ही नहीं, तो ऑफ कोर्स आपका सॉइल मास का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से आपका मतलब कि पानी गिरना शुरू, और पानी गिरेगा और साथ में वो क्या ले जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स को ले जाएगा कि नहीं, ले जाएगा। तो मतलब कि अल्टीमेटली आपका जो बचा कुचा, मतलब कि आपने पानी डालता गया और लेट्स कंसीडर कि आपका कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स निकल गए, तो मतलब कि अल्टीमेटली आपका ये सॉलिड पार्टिकल्स अभी कौन सा स्टेट में है, ये सबमर्ज, ओके। बाकियों को समझ में नहीं आया क्या, ओके, ठीक है। देखो क्या होता है ना, आपका देखो सॉइल पार्टिकल का अपना स्ट्रक्चर होता है। आपने पहले पानी डाला तो पानी ने क्या किया कि हवा को रिप्लेस करना शुरू किया,
और पूरा का पूरा खाली जगह में जैसे ही हर खाली जगह में पानी भरा है, इन एवरी वॉइड स्पेस देयर इज ओनली वाटर। दैट मीन्स इसके बियॉन्ड भी अगर आप पानी और भी डालोगे तो पानी को तो जाने के लिए जगह है ही नहीं। तो अल्टीमेटली पानी क्या करेगा, वाटर विल स्टार्ट रिप्लेसिंग द सॉइल पार्टिकल्स। दैट मीन्स सॉइल पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, उसको वो तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका देखो मिट्टी यहाँ पे पानी गिरेगा बाहर की तरफ, ड्यू टू योर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, सॉलिड पार्टिकल तो बाहर गिर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपका कंटेनर में पहले जितना सॉलिड पार्टिकल था अभी कम हो गया कि नहीं, हो गया। तो मतलब कि अभी आपका सॉलिड पार्टिकल देखो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और सॉलिड पार्टिकल कौन सा स्टेट में होगा, देखो वो सबमर्ज स्टेट में होगा। सबमर्ज स्टेट उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज को अगर आप पानी में डुबा देते हो उसका वेट बढ़ता है कि कम होता है, कम और कम हो कम जाता है। होता है। तो ऑफ कोर्स तो सॉइल पार्टिकल्स का भी क्या होगा, वेट कम होगा। तो मतलब कि गामा डैश हम लोग जो सबमर्ज यूनिट में निकालते हैं वो एक्चुअली आपका क्या होता है, सबमर्ज जो वेट होगा उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसको अलग से शॉर्टकट तरीका निकालने का तरीका क्या है, दैट इज गामा डैश। ठीक है, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये रिलेशन ही आप लोगों को आगे यूज करना पड़ेगा, ये तो बस डेफिनेशन को समझने के लिए था। ठीक है, तो मतलब कि सबमर्ज और सैचुरेटेड डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड में ओनली इन द एम्प्टी स्पेसेस वाटर इज प्रेजेंट। सबमर्ज में क्या है कि पानी आपने खाली जगह जितना था ना, जितना स्पेस था उससे भी ज्यादा भर दिया। तो ऑफ कोर्स मतलब कि सॉइल पार्टिकल्स को उसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो आपका कंटेनर में मतलब कि वही सैंपल में आपका सॉइल कम बचेगा। ठीक है, तो गामा डैश माइनस गामा डब्ल्यू, इसका मीनिंग देखो यही है कि सबमर्ज वेट जितना होगा, ओके जो सॉरी जितना सैचुरेटेड वेट होगा उससे आप अभी सॉइल पार्टिकल को किस में डुबा रहे हो, पानी में। तो अगर मैं पानी का यूनिट वेट को माइनस कर दूंगा तो मतलब कि सॉइल पार्टिकल का उतना ही वेट बचा। राइट, ये तो सिंपल फिजिक्स। राइट, अगर मैं ऑयल में डुबाता तो यहाँ पे मैं क्या माइनस करता, ऑयल का यूनिट वेट को माइनस करता। राइट, पानी का ओके जिस मीडियम में आप डुबा रहे हो वो मीडियम जितना अपवर्ड फोर्स देगा दैट डिपेंड्स ऑन इज यूनिट वेट। तो जितना यूनिट वेट होगा बस उसको माइनस कर देंगे, तो मतलब कि उतना ही वेट बचा है अभी। ओके, ठीक है, तो मतलब कि आपको ये वाला टर्म को एकदम अच्छे से याद करना है। ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, इसका यूज आगे ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जो लास्ट बचा है वो है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब नाम से पता चल गया होगा आप लोगों को, इसको देखो डिनोट करते हैं गामा एस। सॉइल मैकेनिक्स में जहां पे भी एस प्रीफिक्स लगाएंगे हम लोग तो समझ जाना कि वो डील करता है किसके साथ, सॉलिड के साथ। ठीक है, ओके, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉइड्स को भूल जाओ, हवा कितना है पानी कितना है भूल जाओ, आपको बस डील करना है कि आपका सैंपल में सॉलिड कितना है, तो उसका यूनिट वेट कितना होगा। तो मतलब कि आप क्या करोगे, उसका जो वेट होगा उसको डिवाइड कर देंगे उसका वॉल्यूम के साथ। दैट मीन्स गामा एस क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा कि नहीं, राइट, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। ओके, अब लास्ट यूनिट वेट ऑफ वाटर, चलो इसको लिख ही देता हूं। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, इसका मतलब भी सेम है, आप सीधा पानी के साथ ही डील करोगे अभी। तो पानी का जितना वेट होगा उसको हम लोग उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। राइट, गामा एस कांस्टेंट होगा कि नहीं, गामा एस नहीं होगा सर। यस, गामा एस अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होगा, बट पानी तो एक ही है, तो इसीलिए इसको वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर करते हैं। तो ऑफ कोर्स गामा डब्ल्यू का वैल्यू आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
यस, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी को देखो अगर हम लोग ग्राम पर सीसी में निकालेंगे तो बस नहीं आपको नहीं ग्राम, आप लोग काटते करो। ओके, तो देखो 9.81, तो इसको अगर मैं थोड़ा राउंड अप करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 किलो न्यूटन लिख सकता हूँ, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। फिर ग्राम पर सीसी में इसी 10 को मतलब कि बस देखो 10 से ओके 10 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूंगा कि कोई एक चीज का, लेट्स कंसीडर की यूनिट वेट है, मैंने बता दिया 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और मैंने आपको पूछा है कि इसका ग्राम पर सीसी में कितना होगा, तो इसका सीधा 1.9 ग्राम पर सीसी होगा, बस आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, तो ये एक शॉर्टकट है। ये मतलब कि अल्टीमेटली यूनिट्स का मतलब काटा कुटी ये सब होके बस 10 बचा है नीचे में, तो 10 से डिवाइड करना होता है। ओके, तो गामा डब्ल्यू ग्राम पर सीसी में, अभी देखो ये नियर अबाउट 10 है, दैट मीन्स क्या होगा, 1 ग्राम पर सीसी होगा कि नहीं, राइट, 1 ग्राम पर सीसी होगा। फिर अगर हम लोग बोलेंगे कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, अगर मैं इसको डेंसिटी का टर्म्स में लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये बताओ। 1000 हो जाएगा सर। 1000 1000 यस, kg मीटर क्यूब। यस, यस, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन देखो ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यू, अगर आप करेक्ट वैल्यू देखोगे तो आपको एक्चुअली आपने तो राउंड अप किया है 10 को, तो मतलब कि 981 होगा कि नहीं, सॉरी 981 होगा कि नहीं, होगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने से मतलब कि नियर अबाउट 1000 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको बताया कि कोई चीज का यूनिट वेट, लेट्स कंसीडर मैंने बता दिया है कि 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और मैंने आपको पूछा है कि केजी पर मीटर क्यूब में कितना होगा, तो आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। ग्राम पर सीसी के लिए 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट यूनिट के ऊपर तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग का है नहीं, सर 100 हाँ, से मल्टीप्लाई करना है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करना 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 ऑलरेडी है, राइट, तो 10 ऑलरेडी है, तो आप इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 1000 आएगा। अगर आपका ग्राम पर सीसी से कन्वर्ट करना है तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूनिट्स को थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो दैट मीन्स यूनिट वेट हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी क्या बचा है और इसमें, यूनिट वेट सैचुरेटेड सबमर्ज्ड, ओके, कौन सा यूनिट वेट सबसे बड़ा होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमेशा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो देखो सॉलिड्स पूरा फुल्ली जब कॉम्पैक्टेड फॉर्म में होगा तो ये बहुत ही कम जगह ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू इट्स वेट, ठीक है, ये बहुत डेंस होगा क्योंकि पार्टिकल्स का वेट ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको हमेशा सबसे बड़ा वैल्यू मतलब कि गामा एस होगा। और बाकी नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद, सैचुरेटेड। गामा सबमर्ज सबसे छोटा होगा, समझ सबसे कम सर। यस, नेक्स्ट होगा गामा सेट, ठीक है, गामा सैचुरेटेड। क्योंकि गामा सैचुरेटेड में देखो आपका जितना भी खाली जगह है, खाली जगह में वाटर है, तो वाटर का तो वेट है, राइट, वाटर का वेट है, तो इसीलिए अल्टीमेटली मतलब कि ये मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ द सॉइल है, क्योंकि आपका सॉलिड का भी वेट होगा और वेट ऑफ वाटर भी अपना मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में है, ठीक है। तो ऐसा करके नेक्स्ट इसके बाद आएगा गामा बल्क यूनिट वेट, अगर कुछ अमाउंट ऑफ पानी है इस किस्म से, यस, गुड, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेट। अब नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, बताइए 7, ओके, 8,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉलिड करके लिख लो पहले, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, इसको डिनोट करते हैं जी या फिर GS से, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड G इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा W, ठीक है। अब देखो ये कहां से आया, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, मैं जैसे बताऊंगा अभी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है कि आप क्या करोगे कि कोई एक चीज का जो वेट, जैसे कि अभी सॉइल के लिए निकाल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सॉइल मास का जो आपका वेट ऑफ सॉलिड है, ओके, जो आपका वेट ऑफ सॉलिड है उसका हम लोग रेशियो लेते हैं बाय द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ किसका, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। डिफरेंस में समझ जाना तो कभी गलती नहीं होगा। इसका देखो मतलब ये है कि मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने यहाँ पे बस सॉलिड्स को लिया, ठीक है, मान लो मैंने बस सॉलिड्स को लिया है। सर किसी का माइक ऑन है, यस, अगर किसी का ऑन है तो ऑफ कर लो, ओके, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक कंटेनर लिया, तो कंटेनर में मैंने बस सॉलिड्स को भर दिया, और मैंने क्या किया, इसका वेट को मैंने नाप लिया, मुझे पता चला कि लेट्स कंसीडर इसका कुछ वेट है, WS का वैल्यू मिला। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे देखो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, मतलब कि ये सेम कंटेनर को मैं क्या करूंगा, मिट्टी को फेंक लूंगा और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा पानी भर दूंगा और मैं उसका वेट को लूंगा। तो मतलब कि ये क्या हुआ, वॉल्यूम सेम है कि नहीं है, आपने सेम कंटेनर को यूज किया, राइट, सेम साइज का आपने कंटेनर को यूज किया है। पहले आपने सॉलिड का वेट लिया, उसी कंटेनर आपको हटा के आपने पानी भर दिया, तो मतलब कि देखो आपने वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो आपका पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था आपका वही है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो उसी का आपने क्या किया कि इक्वल, मतलब कि सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जितना था, अगर उतना हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे तो उसका जो वेट है ना उसके साथ हम लोग रेशियो लेते हैं। तो अब इक्वेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये यहीं पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन में देखो क्या है, VS इंटू गामा W, VS इंटू गामा W क्या होगा, VS, ओके, रामचंद्र आप अपना माइक ऑफ करो, ओके, जिनका भी ऑन है ओके ऑफ कर लो। अब देखो क्या होगा, ये VS इंटू गामा W क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है कि नहीं। तो आपको इक्वल वॉल्यूम लेना है, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल हो गया, तो मतलब कि आपको क्या मिला, आपको देखो वेट मिल गया, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड का आपको वेट मिल गया, ओके, ठीक। तो अब मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी G या फिर GS से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू WS बाय VS में गामा W। अब देखो WS बाय VS क्या होता है फिर, गामा एस, गामा S बाय गामा W, ठीक है। अब देखो फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल सैंपल, फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल मास, मतलब कि जो एक ऐसा आपने सॉइल मास कंसीडर किया है, उसको आप कितना बार भी गामा एस का वैल्यू निकालो, गामा एस का वैल्यू हमेशा सेम आएगा कि नहीं, यस, गामा एस का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा, पर्टिकुलर सॉइल में आएगा सर। यस, एक पर्टिकुलर सॉइल मास में हमेशा सेम आएगा। मैंने क्या किया कि एक लोकेशन से मैंने मिट्टी उठाया, मुझे मिला गामा एस का वैल्यू, लेट्स कंसीडर कि ये मिट्टी पूरा यूनिफॉर्म एक ही साइज का है, मैंने फिर से इसी से दूसरा सैंपल लिया, फिर से गामा एस निकाला, मुझे वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, राइट। मतलब कि फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल मास अगर आप देखोगे कि अगर गामा एस का वैल्यू निकालते आप 1000 बार निकालो, ये आसपास ही है, सेम ही आएगा, गामा W ऑलरेडी कांस्टेंट है, दैट मींस फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल मास G का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। आप कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है।
दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर soil mass G remains constant, ठीक है, G का वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो फॉर सॉइल के लिए लिख लो, ठीक है, G लाइस बिटवीन 2.6 से लेके आपका 2.85 होता है, ठीक है। ये रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रेंज पूछते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रह गया है एपरेंट और मास करके भी बोलते हैं हम लोग, और बल्क करके भी बोलते हैं, ठीक है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसको एपरेंट करके भी बोलते हैं, या फिर मास, या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं जीएम से। तो मतलब कि देखो, पहला वाला तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट, मतलब कि वो कभी चेंज नहीं होगा। बट ये जीएम जो है ना, ये थोड़ा बहरूपिया है, मतलब कि ये डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द सॉइल, कि आपका सॉइल सैचुरेटेड है, आपका सॉइल ड्राई है, आपका सॉइल बल्क स्टेट में है, तो उसके हिसाब से जीएम अपना वैल्यू को चेंज करते रहता है, ठीक है। तो कैसे करता है, क्यों करता है, इसका देखो रीजन क्या है। रीजन ये है कि जीएम इज इक्वल टू गामा टी बाय गामा डब्ल्यू, किसके लिए, फॉर partially saturated soil। उसके बाद फिर आपका GM इज अगेन इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, किसके लिए, फॉर ड्राई सॉइल। उसके बाद फिर आपका GM इज इक्वल टू गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू, ओके, किसके लिए, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, मतलब कि ये है कि GM इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। मतलब कि अगर आपका सॉइल मास फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में है तो उसके लिए एक सॉइल मास है, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, अगर एक सॉइल मास है, लेट्स कंसीडर कि ये फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में है, और मैंने आपको पूछा है कि एपरेंट या फिर मास या फिर मैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ऐसे पूछूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बस आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सॉइल मास का जो स्टेट में है उसका यूनिट वेट को लो, गामा डब्ल्यू से डिवाइड करो, ठीक है। अब सेम सॉइल मास अगर ड्राई स्टेट में है तो क्या होगा, ये हो जाएगा, उसका जो ड्राई यूनिट वेट है उसको गामा डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली मतलब कि देखो, सॉइल कौन सा स्टेट में है, पानी कितना है, हवा कितना है, उसके हिसाब से जीएम अपना वैल्यू को चेंज कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप जी को देखोगे तो वो सीधा गामा एस बाय गामा डब्ल्यू है। तो गामा एस डिपेंड करता ही नहीं है कि एयर कितना है, वाटर कितना है, क्योंकि ये तो सॉलिड पे डिपेंड करता है। आप पर्टिकुलर सॉइल मास अगर आप लेके आओगे, सॉलिड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मिट्टी और मिट्टी काम अलग से, नया मिट्टी तो कहाँ से पैदा होगा, राइट, तो मिट्टी ही रहेगा, तो जितना है मतलब कि उतना ही रहेगा, तो ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये चीज आप लोगों को, ठीक है, याद करना है, मतलब कि जीएम कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे कोई बताओ, जी बड़ा होगा कि जीएम बड़ा होगा, ये भी पूछते हैं। सर ये वेरी करेगा। डब्ल्यू जी सर, बड़ा होगा, इक्वल इक्वल भी होगा सर, बेटो ड्राई ड्राई सॉइल में इक्वल होगा शायद। देखो, ड्राई सॉइल के लिए आपका जी क्या होगा, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू होगा कि नहीं। इक्वल हो जाएगा। फिर ड्राई सॉइल के लिए आपका जीएम क्या होगा, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू होगा। अब गामा एस और गामा डी सेम चीज है कि नहीं है, है सर। ये सेम चीज नहीं है। नहीं है सर। इसमें रहेगा। ओके, माइक ऑफ कर लो गाइस, इनका ऑन है। यस, देखो सेम कैसे होगा, ये सेम तो नहीं है,
ओके देखो ये, हाँ ये वाला चीज में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। देखो ये सेम कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। यस, एक तो आप सॉलिड के लिए निकाल रहे हो बस, ठीक है, एक आप सॉलिड के लिए निकाल रहे हो और दूसरा आप किसके लिए निकाल रहे हो, सॉइल के लिए, सॉइल, ठीक है। ये है आपका एक सॉइल मास। तो पहले तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपको पूछूंगा कि गामा एस कितना है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ही नहीं वॉइस कितना है, आपको बस मतलब है सॉलिड से। तो सॉलिड का जितना वेट होगा वो आप नोट करोगे, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो आप नोट करोगे। तो मतलब कि गामा एस क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसी सॉइल मास, लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे पूरा हवा भरा हुआ है, तभी तो आप ड्राई वेट निकालोगे, राइट। तो ड्राई वेट क्या होगा, तो वेट ऑफ एयर क्या होता है, 0। तो मतलब कि यहाँ पे WAC रहेगा। लेकिन वॉल्यूम तो आपको टोटल लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मतलब कि नीचे में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। ओके अभी क्लियर है। ओ सर, ये WD और WS सेम होगा ना ड्राई के लिए, WD और और WS हाँ यस, वो देखो न्यूमरेटर सेम होगा, क्योंकि एयर का वेट लिमिट। नहीं होता है, ओ, ठीक है। बट लेकिन देखो डिनोमिनेटर अलग हो जाता है, हाँ समझ गया सर। एक, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ कि हर एक टर्म को निकालने के लिए नीचे में आपका गामा डब्ल्यू सब में है, राइट। जी में भी आपका गामा एस बाय गामा डब्ल्यू है। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ा कौन, ओके, गामा एस आपका यूनिट वेट सबसे बड़ा होता है। ये गामा सेट नेक्स्ट आता है, गामा टी आता है, गामा डी आता है। तो मतलब कि सबसे बड़ा क्या होगा, जी, राइट। मतलब कि जीएम कितना भी अपना रूप कितना भी चेंज कर ले, वो जी से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। सॉलिड मीन्स ओनली सॉलिड, बट व्हेन वी से सॉलिड इंक्लूड सॉलिड एयर एंड वाटर। यस, यस एकदम सही बोला है आपने। सॉलिड मतलब कि बस सॉलिड, सॉइल का मतलब है कि एयर वाटर जो है सब साथ में, ठीक है। सॉइल में बस हम लोग बस पार्टिकल्स को नहीं लेंगे, पानी कितना है सबको हम लोग को देखना पड़ता है। तो सॉइल बोलने से एयर वाटर सॉलिड सब आएगा। ओके ठीक है। तो ये एक चीज है जो आप लोग को याद करना है, वो है जी हमेशा जीएम से बड़ा होता है, ठीक है। अब आते हैं एकदम, ओके यहाँ तक हो गया, सबने लिख लिया। इसके ऊपर तो न्यू ये जितना भी रिलेशन बोला ना आपका, मिनिमम कितना बोलूंगा, अभी ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, चलो 3 to 4 न्यूमेरिकल्स आएगा, मतलब कि 3 to 4 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही आएगा सीधा, ठीक है। तो पहला वाला डेफिनेशन से आएगा, और आपको याद करना है अभी सम इम्पोर्टेंट, और ये बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये तो आपको सब्जेक्टिव में भी चाहिए चाहिए, ठीक है। अगर ये इस चैप्टर में जो कमजोर है उसको पूरा सॉइल मैकेनिक्स में ही ओके प्रॉब्लम होगा। रिलेशन, तो सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको पूछूंगा कि वेट ऑफ लेट्स, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखो चलो मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, जब मैं देखो ऐसे लिखूंगा, ये कैपिटल है, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको टोटल वेट ऑफ सॉइल बता दूंगा, और अगर मैं आपको बता दूंगा कि वाटर कंटेंट कितना है, और मैं आपको पूछूंगा कि वेट ऑफ सॉलिड कितना है, तो बस आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है, ओके। तो जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ओके, तुक्का लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये मतलब कि आपको याद करना है पहला कंडीशन। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल ई, ठीक है, दैट इज वॉइड रेशियो, ठीक है, 1 प्लस स्मॉल ई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, void ratio is equal to porosity by 1 minus porosity. Number 4, porosity
is again equal to void ratio by 1 plus void ratio. ठीक है, इसको कैसे याद करना है? n का मतलब क्या होगा? नेगेटिव, तो e निकालने के लिए n बाई 1 माइनस n, तो n स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ऐसा करके बस याद कर लो। इसमें बस गलती से अगर ऐड लगा दिया तो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वॉइड रेशियो निकालना है, और सॉरी मैंने वॉइड रेशियो बता दिया और मैंने आपको पूछा है कि पोरोसिटी कितना होगा, तो बस e बाय 1 प्लस e कर दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एकदम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका void ratio into degree of saturation is equal to water content into Yes, sir. capital G. Thank you. ठीक है, ES is equal to WG. सेवा। फिर नंबर 6, ओके चलो नंबर 6 को मैं इधर लिखता हूँ। ओके म्यूट कर लो। ओके नंबर 6, ओके नंबर 6 में देखो, बल्क यूनिट वेट गामा टी इज इक्वल टू G प्लस S इंटू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E इंटू गामा W। ठीक है, नंबर 7, अब इसको मैं बताऊंगा इसको भी कैसे याद करना है। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस E बाय 1 प्लस E इंटू गामा W। Gamma D dry unit weight is equal to G, okay, G by 1 plus E into gamma W. उसके बाद नंबर 9, gamma submerged is equal to G minus 1 by 1 plus E into gamma W. ठीक है, तो इसके अलावा लास्ट और एक याद कर लो, नंबर 10, गामा D is equal to bulk unit weight by 1 plus water content. ठीक है, मतलब कि वाटर कंटेंट और अगर मैं बल्क यूनिट वेट आपको बता दूंगा तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, हमेशा बल्क को बस 1 प्लस वाटर कंटेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो जब भी आप रिलेशन को यूज करोगे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो पहले परसेंटेज को हमेशा हटा लो। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर मैं आपको बता दिया है लेट्स कंसीडर 40% और आपने सीधा ये लेट्स कंसीडर किए इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है, आपने एस को 40% लगा दिया तो गया। ठीक है, तो परसेंटेज को हमेशा हटा लेना, ऐसे याद कर लो। ओके गाइस, इसको देखो अभी कैसे याद करना है। सबसे बेसिक को याद कर लो। सबसे पहले गामा टी क्या होता है, जी प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू वॉइड रेशियो एसई बाय 1 प्लस ई इनटू गामा डब्ल्यू। उसके बाद सैचुरेटेड के लिए देखो क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है 100%। तो एस मतलब कि इस केस में एस मतलब कि 1 हो गया, तो एस हट गया। ठीक है, नेक्स्ट गामा डी में ई को ही हटा दिया। अब सबमर्ज तो छोटा होना पड़ेगा तो -1 कर दिया। नीचे में देखो एवरी टर्म में सब सेम है, 1 प्लस सी 1 प्लस सी 1 प्लस सी 1 प्लस सी, राइट, सब 1 प्लस सी है और सब गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक को याद करो, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस एस सी बाई 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा सेट क्या होगा, जी प्लस ई बाई एस हट गया। ठीक है, 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू। तो कैसे भी करके मतलब कि ये रिलेशंस याद होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको वॉइड रेशियो बता दूंगा और आपको मैं पूछूंगा पोरोसिटी कितना है, तो अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आप लोगों को याद करना है। ओके गाइस, ठीक है, तब तो मेरा एक्चुअली लाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट नहीं है तो अभी बैटरी ऑफ होने वाला है।
ओके चलो मैं अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी देखो आप लोग क्या करना है ना, जितना भी मैंने आज बताया है, देखो आपको ना मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर्स के बेसिस पे ही मिलेगा। तो जितना हो सके अभी अभी एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को आज बताया। ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इसको यूज करके। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए, एकदम बेसिक से। इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, विल देयर बी चेंज इन इक्वेशन व्हाट रेशियो रिस्पेक्ट टू पोरोसिटी एंड पोरोसिटी विद रेशियो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके ओके विथ आर्ट प्रेशर रिटेनिंग वॉल लोग भी सिलेबस में है क्या? देखो आर्ट प्रेशर और रिटेनिंग वॉल, आर्ट प्रेशर रिटेनिंग वॉल को ऐसा नहीं कि इन डेप्थ पढ़ना है, लेकिन आपको देखो क्या पूछेंगे, आपको फाई का वैल्यू बता देंगे और आपको पूछेंगे कि एक्टिव आर्ट प्रेशर का कोएफिशिएंट निकालो के। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव है। ये मतलब कि बेसिक्स है। फिर दिस इज अगेन इक्वल टू क्या था, 10 स्क्वायर, मैं भूल गया क्या था ये, -5/2 यस 45 माइनस 5/2 राइट। हाँ, ये देखो ये रिलेशन आपको पता होना ही चाहिए, बेसिक्स है। ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाना है, क्वेश्चन इसी से आएगा, एक्टिव पैसिव इसके बाद रिलेटिव कॉम्पेक्शन। देखो इसके ऊपर एक्चुअली ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनने से आता है, सर बट ये कुछ कॉन्सिडरेशन कंपैरिजन वो सब लोग नहीं आएगा सर वो लोग देखो कॉन्सोलिड, हाँ कॉन्सोलिडेशन का एक्चुअली क्या है ना, इन डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहोगे तो कॉन्सोलिडेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैं देखूंगा थोड़ा शॉर्ट में, अगर थोड़ा जो जो एकदम इंपॉर्टेंट लगे वो कवर अप करने के लिए, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर ऐसा है कि नहीं आने का चांसेस एक्चुअली ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे कि कोई एक किस्म का मिट्टी आपको बता देंगे कि कंसोलिडेशन इतना होता है, जो मतलब कि आपका एक्चुअली गेट इन सब में ना बेसिक क्वेश्चन है, मतलब उसका आता है। आप लोगों का तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा देगा। ठीक है, बट स्टिल मैं थोड़ा बेसिक को बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होगा ना, कहीं एमसीक्यू में पूछा था। ओके, अभी आप वो एमसीक्यू को दोबारा देखना, अभी तो आपको पता चल ही जाएगा। एक ही तो आपका डेफिनेशन होगा जो मीन करेगा, राइट, जो आपको। ओके, और किसी ने मुझे क्या पूछा था, will there be change in equation with void ratio with rest, will there be change in equation? ओके जी, मुझे आपका क्वेश्चन ना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके ये, हाँ सर, रिलेशन को करते से n इज इक्वल, n इज इक्वल टू क्या था, e बाय 1 प्लस ई है। सो e विल बी इक्वल टू n बाय 1 माइनस n, ये होगा। यही पूछ रहे हो आप? ओके ठीक है गाइस, ओके चलो हम लोग अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, गुड नाइट।